नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस नए प्रयोग में जिसमें हम अपने मोबाइल स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है ओंकार चौधरी जी। और ओंकार नमस्कार। चौधरी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा के चुनावों के बारे में। राज्यसभा के इस राउंड में 57 सीटें थीं, जिसमें से 16 पर चुनाव हुए और बाकी जो 41 थी वे अपने निर्विरोध हो बिना गई। चुनाव के निर्विरोध हो गई। तो जो इन 16 सीटों पर चुनाव हुए, इसमें बड़े बड़े रोचक प्रसंग सामने आए हैं, विशेषकर हरियाणा में और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। राजस्थान में भी संभावना थी, लेकिन वहाँ कोई उलटफेर नहीं हुआ दिखता है। उल्टा वसुंधरा राजे की धौलपुर से जो विधायक हैं, उन्होंने भाजपा के विरोध में वोट क्रॉस कर दिया है। तो इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो कहाँ से आरंभ करें? आपके गृह राज्य हरियाणा से? हाँ, गृह जहाँ राज्य इसलिए समझे। क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र रहा है वो। वैसे तो गृह राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। जी, जी, जी। लेकिन मैं हरियाणा को भी आप सही कह रहे हैं, अपना एक तरीके से गृह राज्य ही मानता हूँ, क्योंकि शायद कुछ पीढ़ी पहले हमारा परिवार हरियाणा से ही माइग्रेट होकर के वेस्ट यूपी गया था। तो हरियाणा भी मेरा घर ही है और इतने सालों तक वहाँ काम किया है। चंडीगढ़ में रहा, रोहतक में रहा, दिल्ली में भी जब रहा पत्रकारिता के दौर में, तो भी हरियाणा को देखता रहा। तो हरियाणा मेरा राजनीतिक तौर पर भी एक आकर्षण का केंद्र रहा है और एक विद्यार्थी के तौर पर भी जो घटना हुई है, यानी 2 सीटों के लिए चुनाव और दोनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में, एक तो अधिकृत तौर पर और एक जो उनका समर्थक कैंडिडेट था कार्तिकेय शर्मा। पहले भी आपको याद होगा जब सुभाष चंद्रा को इसी तरीके से खड़ा किया गया था, तो सुभाष चंद्रा भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा पहुंच गए थे। हालांकि राजस्थान में इस बार वो हार गए और वो भी भारतीय जनता पार्टी की और ख़ास तौर से वसुंधरा राजे की शायद ढील की वजह से, या जितनी तत्परता, जितनी सतर्कता और रणनीति के स्तर पर जिस तरह की कार्रवाइयाँ महाराष्ट्र में हुई हैं और हरियाणा में हुई हैं, वही अगर राजस्थान में भी होती, तो शायद अशोक गहलोत कामयाब ना हो पाते। भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट वहाँ और जीत सकता था, उनके समर्थक वाला। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, तो ये जीत कार्तिकेय शर्मा की नहीं है, ये जीत मनोहर लाल खट्टर की भी नहीं है। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति की है, एकजुटता की है, सजगता की है, जो हर जगह दिखाई देती है हमें। और ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, ये हार कांग्रेस नेतृत्व की है। अजय माकन को यहाँ खड़ा किया गया, क्या सोच करके खड़ा किया गया मैं नहीं जानता। और जो रणनीति इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने अपनाई है, उस पर सब हैरान हैं, क्योंकि आप रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा में उतारने के बजाय राजस्थान भेजते हैं, आप मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र में लड़ाने के बजाय राजस्थान भेजते हैं, आप उत्तर प्रदेश के इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र भेजते हैं। जो आपकी लोकल लीडरशिप है, उसमें असंतोष क्यों नहीं होगा? अगर हम वापस हरियाणा पर लौटें इस मामले में, तो कुलदीप बिश्नोई ने जो खेल किया है, वो सीधा सीधा चैलेंज है राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। क्योंकि उनको क्या कह करके आप कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए थे, और अगर आपको उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी नहीं था, उदय भान को ही बनाना था, जिनको आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी को बनाया है, अरे तो भाई राज्यसभा का चुनाव निपट जाने देते। अगर राज्यसभा के चुनाव तक आप
रुके रहते तो कुलदीप बिश्नोई का वोट आपको ही पड़ता, आपके कैंडिडेट को ही पड़ता, आपका एक कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन उससे 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, मतलब इसको कहते हैं मति भ्रष्ट हो जाना, कि आप 2 महीने बाद क्या घटना होने जा रही है इसका भी विजन आपके दिमाग में होता नहीं है, और बिना सोचे समझे आप जो नाराज नेताओं का गुट है उसको खड़ा कर लेते हैं। अब किरण चौधरी नाराज, ये नाराज, कई दूसरे ने, कैप्टन अजय यादव से लेकर के तमाम लोग नाराज थे। चलो, आपने घेराबंदी कर ली, रायपुर भेज दिया, बाड़ेबंदी हो गई, नमक में लोटे में नमक डाल करके उसकी कसम खिलवा ली, सारे आपने धंध फंद कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली कुलदीप बिश्नोई ने खेल कर दिया ना। और कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कि उसका अपना कृष्णलाल पंवार तो जीत ही गया, कार्तिकेय शर्मा को भी उन्होंने जिता लिया। तो ये किसकी हार है? अजय माकन के हारने का मतलब ये है कि ये राहुल गांधी की हार है, सीधे सीधे। राहुल गांधी ने अजय माकन को हरियाणा भेजने का रिस्क लिया था, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर खेल कर दिया। मैं तो कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से अजय माकन हारे हैं, क्योंकि अगर विधायक दल का नेता भी मैं, अध्यक्ष भी मेरा ही बनना चाहिए, सारे फैसले भी मैं ही लूंगा, यानी बाकी की जो कांग्रेस है उसको एक तरीके से ये अपमानित करके चलते हैं, दमित करके चलते हैं। कुमारी सैलजा जैसी भी हैं, उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, दलबीर सिंह, ये खुद मंत्री रही हैं मनमोहन सिंह सरकार में, ये सोनिया गांधी परिवार की नजदीकी मानी जाती हैं, और उस नजदीकी होने का ही परिणाम था कि इनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, जब अशोक तंवर नाराज होकर के, और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर के ही गए हैं। जिस तरीके से उनके साथ, उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई थी, आपको याद होगा संजय जी, राहुल गांधी ने खाट यात्रा निकाली थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद इनकी खाट, इसके बाद अपनी इनकी खाट खाट खड़ी खड़ी हो गई, करवाने के लिए। और वो खाट यात्रा का जो समापन था वो दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली करके दिया गया था। तो जब भी रैली करनी होती है इनको, तो हरियाणा से मैक्सिमम भीड़ जुटाई जाती है, वहां अलग अलग गुट हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कोई किसी कलर की पगड़ी बांध करके आता है, कोई किसी तरह की पगड़ी, ताकि ये शो किया जा सके कि ये भूपेंद्र हुड्डा के हैं, ये हमारे हैं। तो वहां पर मारपीट हुई अशोक तंवर के साथ, वो अस्पताल में भर्ती हुए, राहुल गांधी देखने गए उनको, उन्होंने इनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, भूपेंद्र हुड्डा गुट के खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अल्टीमेटली वो क्षुब्ध होकर के टीएमसी में चले गए। उसके बाद कुमारी सैलजा को लाया गया। कुमारी सैलजा ने जैसा भी है उन्होंने काम किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उनको भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मतलब कांग्रेस कितने अंतर विरोधों में जीती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पंजाब में आप एक जट सिख को हटाते हैं और वहां एक दलित कैंडिडेट को लेकर के आते हैं मुख्यमंत्री पद पर, और उसको प्रचारित करते हैं कि हम एक दलित मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हरियाणा में आप दलितों के साथ क्या कर रहे हैं? पहले अशोक तंवर के साथ आपने उसको अपमानित किया, उसको संगठन से निकाला, फिर आपने कुमारी सैलजा को, जो खुद दलित हैं, लंबा इतिहास है उनका कांग्रेस में रहने का, उनके परिवार का, फिर उनको भी अपमानित किया आपने। ठीक है, उदयवान को लेकर के आए आप, लेकिन क्या किसी एक ही लीडर की चलेगी? और इसी नाराजगी के चलते कुलदीप बिश्नोई ने खुलेआम कहा था कि भाई अगर आप दूसरे लोगों को सम्मान देना ही नहीं चाहते हैं, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आप सिर पर बैठा करके रखना चाहते हैं, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जी, अब स्थिति तो हरियाणा में ये बनी थी कि उनके पास 31 वोट चाहिए थे और उनके पास 30 ही आ पाए, और 1 वोट की कमी के कारण फिर द्वितीय वरीयता के मतों से फिर जो निर्णय निकाला गया वो इनके विरोध में गया। तो कभी-कभी राज्यसभा का चुनाव जिस प्रकार से होता है,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसमें एक वोट की कमी भी घातक हो जाती है, ऐसा हरियाणा में देखने को मिला। अब हम बात करते हैं, वैसे तो कर्नाटक में तो स्थिति इस प्रकार की थी कि जेडीएस में और कांग्रेस में तारतम्य नहीं हो पाया। दोनों ने अपने अलग-अलग एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो फिर तो जो होना था तो होना ही था। इसलिए कर्नाटक में यद्यपि अपने कोटे से एक सीट अधिक जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर यह स्पष्ट दिख रहा था कि ऐसा होगा। देखिए, तो जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, उसे रोकने के लिए कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड बेंगलुरु जाकर के डेरा डाली थी, और जिसके केवल 37 एमएलए थे जेडीएस, उसको कहा कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री बना लो, हम तो आपको बाहर से भी समर्थन देने को तैयार है, और कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो बाद में महाराष्ट्र में भी वही किया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने किसी भी तरीके से, इसलिए जिनको हमेशा सांप्रदायिक बताते रहे यानी शिवसेना, उनका भी मुख्यमंत्री बनवा दिया। मुझे एक घटना याद है, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट घोषित किए गए, तो प्रणब दा अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जा रहे थे, सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। वो महाराष्ट्र भी गए, वो मातोश्री भी गए। उस समय बाला साहब ठाकरे मौजूद थे, तो उनके मातोश्री जाने पर सोनिया गांधी इतनी नाराज हुई, और प्रणब दा को उन्होंने कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। जो इतने सांप्रदायिक लोग हैं, जो हमेशा हिंदुत्व की बातें करते रहते हैं, भड़काने की बातें करते रहते हैं, उनके वोट मांगने की क्या जरूरत थी, उनके घर जाने की क्या जरूरत थी। बाद में सोनिया गांधी ने क्या किया, बाद में इन्होंने उसी शिवसेना के उद्धव ठाकरे को क्यों मुख्यमंत्री बनवाया। तो ये पार्टी इतना अंतर विरोधों में जी रही है, और शायद इसलिए कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं ये लोग, खास तौर से ये परिवार, और फिर नीतियां, सिद्धांत, ये सब मूल्य, विचारधारा, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जैसे इनका। और उसमें इन्होंने वहां भी यही काम किया। यहां पर जो कर्नाटक में इन्होंने किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किया था, लेकिन आपको याद होगा, बाप बेटा दोनों, एचडी देवगौड़ा भी और एचडी कुमार स्वामी भी ऑन कैमरा रोते हुए दिखाई दिए थे कि हमें तो क्लर्क बना करके रख दिया है, और हमें कोई फैसला नहीं लेने देते, हमें कोई काम नहीं करने देते, बात बेबात हमें टोका टाकी होती है, हमारी ब्लैकमेलिंग होती है। तो अगर इस राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कोई तालमेल नहीं दिखा, तो उसकी वजह यह है कि एक दूसरे के प्रति ना कोई सम्मान है, ना कोई विश्वास है, और समन्वय तो है ही नहीं। समन्वय तो तब भी नहीं था जब इनके समर्थन से सरकार चल रही थी और कुमार स्वामी वहां मुख्यमंत्री थे। वो समन्वय होता, वो सम्मान होता, समझबूझ होती, भरोसा होता, तो वो सरकार चलती रहती, जैसे यहाँ चल रही है महाराष्ट्र में। हालांकि अभी मैं बाला साहब थोराट का बयान देख रहा था, महाराष्ट्र पर जब बात करेंगे तो उसका भी उल्लेख करेंगे। उन्होंने भी वहां आज बयान दे दिया कि चूंकि समन्वय नहीं था एमवीए में, तो इसलिए हम ये 6ठी सीट हार गए। यानी हमारा जो कैंडिडेट था संजय पवार, जो शिवसेना का कैंडिडेट था, वो हार गया। तो भाई समन्वय की अगर कमी है तो सरकार कैसे चल रही है। और ये तो मतलब इतना बड़ा एक बयान है, इतनी बड़ी टिप्पणी है उद्धव ठाकरे के ऊपर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि सबके साथ समन्वय बना करके रखे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 3 कैंडिडेट जिताने में कामयाब हो गई, और चलिए कांग्रेस जयराम रमेश को जिता करके ले आई,
लेकिन मंसूर अली खान जो दूसरे कैंडिडेट थे वो हारे। और जेडीएस जिस तरीके से अति आत्मविश्वास का शिकार हुई, उनके पास तो अंक भी नहीं थे, उतने विधायक भी नहीं थे, फिर उनको जरूरत क्या थी कैंडिडेट उतारने की? और क्या कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के कोई एक जिस पर सहमति बने ऐसा कैंडिडेट तलाश नहीं कर सकते थे? करते तो रिजल्ट शायद ये नहीं होते जो इस समय आए हैं। तो अगेन यहां ये शो करता है कि कांग्रेस जो है वो सपने तो देखती है हर बार, 2014 में भी देखे, 19 में भी देखे, 24 के लिए भी देख रही है, लेकिन जिन जिन राज्यों में छोटे दलों के साथ या क्षेत्रीय दलों के साथ उसको समन्वय बनाना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए, ताकि आगे के लिए वो उनके साथ जुड़ कर के रहें, आगे वो सहयोग करें, वहां वहां वो इस तरह के समन्वय बनाने में, छोटे दलों को भरोसे में लेने में पूरी तरीके से विफल होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा राजस्थान की चर्चा करके फिर चलते हैं महाराष्ट्र को, क्योंकि संभवतः महाराष्ट्र जो था ये सबसे अधिक इंटरेस्टिंग है, सबसे अधिक रुचिकर था इसमें। तो राजस्थान में वसुंधरा जी का खेल है या कि हमारी शोभा रानी कुशवाहा जो धौलपुर से एमएलए हैं उनका अपना खेल है? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनता के मत में ये निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का किया हुआ खेल है कि बजाय सुभाष चंद्रा को एक्स्ट्रा वोट मिलने के भारतीय जनता पार्टी का ही एक वोट कम हो गया। देखिए, राजस्थान को वैसे आप बहुत बेहतर तरीके से जानते समझते हैं। वहाँ एक बहुत ही सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं और अभी भी जयपुर से ही अपने तमाम गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ एक बहुत बड़ी सिरदर्दी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई हैं वसुंधरा राजे। क्यों बार बार देवेंद्र फडणवीस की चर्चा होती है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि अगर कुछ राज्यों में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं, तो फिर उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसकी आधी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वो इसीलिए कहा जाता है, जो जो असंभव संभव करके दिखाया देवेंद्र फडणवीस ने, वो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आलस भी, लापरवाही भी, और जो एक सतर्कता, सजगता होनी चाहिए और जो एक सक्रियता दिखनी चाहिए ऐसे मौकों पर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को हमने आपने देखा है। चाहे निचले स्तर के चुनाव हैं, यानी निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, वहां भी इतनी सक्रियता के साथ, इतनी सजगता के साथ पूरी ताकत लगा करके वो चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हमने मजबूत नहीं किया, उनको भी अगर सम्मान नहीं दिया, अगर ग्राम सभा में 9 सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं, उनमें से अगर अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, तो जितने इनके कार्यकर्ता हैं या जितने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके काम भी नहीं होंगे, उनको पद भी नहीं दे पाएंगे निचले स्तर पर, और निचले स्तर से ऊपर तक पिरामिड की तरह ये मजबूती देते हुए चलते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों की हार की और लगातार मुंह की खाने की वजह यह है कि वो बहुत सारे चुनाव को गंभीरता से ले नहीं पाते हैं या उतनी सीरियसली नहीं लड़ते हैं जितना कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र सक्रिय होकर के लड़ता है। और अब तो बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी को एक तरीके से उन्होंने, यानी टॉप लीडरशिप ने, चुनावी मशीनरी में तब्दील कर दिया है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए कि अगर ऐसा कहा जाने लगा है। पर क्या बाकी दलों को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए? और बाकी दल ले ना लें, और जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी लीडरशिप है प्रदेशों में,
जैसे देवेंद्र फडणवीस ने असंभव को संभव करके रख दिया। फिगर एमवीए के पास थी और जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। तो ये कितनी बड़ी उनकी मैनिपुलेशन है या कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि वो अपना कैंडिडेट वहां से जिता करके ले आए। ये काम वसुंधरा राजे क्यों नहीं कर सकती थी? या जो काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है या जो केंद्र से भेजे गए थे पर्यवेक्षक उन्होंने किया है मिलकर के सबने, वो काम वसुंधरा राजे क्यों नहीं कर सकती थी? और ये तो जिन महिला एमएलए ने क्रॉस वोट किया है उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो वसुंधरा राजे की नजदीकी हैं। तो अगर ये है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि भाई ये हो क्या रहा है राजस्थान में। और सुभाष चंद्रा हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कोई अधिकृत कैंडिडेट नहीं थे, हाँ उनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। और ये जरूर ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरी लीडरशिप जेपी नड्डा सोच रहे होंगे कि भाई इनको जीत करके आना चाहिए ताकि आगे जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, उपराष्ट्रपति के, उनमें एक एक वोट का महत्व होता है। भले ही आज आप लोकसभा में बहुमत में हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकारें हैं, राज्यसभा में भी अब आप मजबूत हो गए हैं, खासतौर से इन 57 सीटों के रिजल्ट आने के बाद, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे पेंच होते हैं जो उलझने की आशंका रहती है। तो ऐसे में अगर कोई एक सीट कहीं से लूज होती है, और राजस्थान में ही मार खाई है भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी तो कर्नाटक में भी उसको कामयाबी मिली है, हरियाणा में भी कामयाबी मिली है और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त कामयाबी मिली है। ये निश्चित रूप से नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे जो है वो लगातार 2014 से ही नेतृत्व को आंख दिखाती आ रही है। उनकी प्रकृति जो है वो समझौता करने की ना होकर आंख दिखाने की रही है, और क्या ये लेटेस्ट भी उसी आंख दिखाने की प्रक्रिया का ये अंग है, ये तो अभी शीघ्र ही पता चल जाएगा। अब आते हैं महाराष्ट्र पर, ओंकार जी। जो जी जी महाराष्ट्र जो है इस पूरे कथानक का सबसे रोचक अध्याय रहा है। तो इस रोचक अध्याय के बारे में जरा विस्तार से दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, महाराष्ट्र में ये हार जो है ये सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की हार है, ये शरद पवार की हार है और ये अगेन कांग्रेस नेतृत्व की भी हार है। ये 169 वोटों का दावा कर रहे थे कि हमारे पास 169 वोट है। उस लिहाज से तो बड़े आराम से इनका कैंडिडेट जीत जाना चाहिए था, यानी शिवसेना ने जो 51 अपना वोट ही तो दूसरा, चाहिए थे इनको। बिल्कुल, तो आराम से जीतना चाहिए था। लेकिन वहां जो काम देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने किया है, और फिर केंद्र से रेल मंत्री को भेजा गया, वैष्णव को, इन सब ने मिलकर के जो किया है वो तो ये शो करता है कि शिवसेना जो है वो, और अपनी लीडरशिप की वजह से, जिस दिन से नॉमिनेशन दाखिल हुआ है उस दिन से लेकर के और कल रात तक के, आप संजय राउत के भी और उद्धव ठाकरे साहब के भी बयान उठा करके देखिए, उसमें शेखियां तो बघारी जा रही थी, हम ही जीत रहे हैं, कंफर्टेबल तरीके से जीत रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं। लेकिन बाड़ेबंदी के बावजूद पहले मलाड के एक होटल में रखा गया, उसके बाद ट्राइडेंट में उनको शिफ्ट किया गया और शिवसेना तक के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, सबकी घेराबंदी हो रही थी, बाड़ेबंदी हो रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी, मीटिंगें हो रही थी, उनके हर तरह के सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि 288 वाले सदन में इनको लाले पड़ गए वोटों के।
ये तो सबको पता है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं। ये कोर्ट में भी गए कि साहब उनको वोट डालने की परमिशन दी जाए। ईडी ने कहा कि नहीं, वो जेल में हैं, उनको तो वोट डालने की इजाजत ही नहीं है। उस पर भी केंद्र सरकार पर अटैक किए गए कि साहब ईडी को खड़ा कर दिया गया है। अब फैसला तो कोर्ट को करना था, कोर्ट ने फैसला कर दिया। इसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए भागे भागे, लेकिन हाई कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली। तो 2 वोट तो इनके वो कम हो गए। दूसरे, जो शिवसेना के अपने एमएलए सुहास कांदे, उनके और 2 दूसरे जो वोट थे, उनको चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी ने। मतगणना रोकी गई और देर रात परमिशन मिली कि आप वोट काउंटिंग शुरू करिए। लेकिन जो 3 लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज किया था, उनमें से कम 1 वोट सुहास कांदे का, वो रिजेक्ट कर दिया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से। और ये सबसे बड़ा झटका था शिवसेना के लिए। 2 वोट वो कम हो गए, 1 ये कम हो गया। सारा दारोमदार संजय जी निर्दलियों के ऊपर और छोटे दलों के वोटों पर था, और इनकी संख्या कुल मिलाकर के 29 थी। ये उनको भी मैनेज नहीं कर पाए। पिछले 2-2.5 साल में सरकार के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी भूल इन्होंने की, वो ये कि ना तो कभी निर्दलियों से कोई बात की। बात करने का मतलब ये होता है कि जो उनके छोटे-मोटे काम होते हैं, आप वो काम करते रहें। उनको सम्मान नहीं दिया गया। कई बार उनकी बहुत सारी शिकवे शिकायतें थी, जो चुनाव के घोषणा होने के बाद सामने आनी शुरू हो गई थी। इसी तरीके से जो छोटे दल थे, उनको कभी भाव नहीं दिया, बल्कि जो एक पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, उसके साथ तो इन्होंने गलत व्यवहार किया। जो बसई विरार की नगर पालिका है, वहाँ उनके पार्षद वगैरह तोड़ लिए। तो वो बड़े नाराज थे ठाकुर साहब, और उनको मनाने की कोशिश शरद पवार ने खुद की। उनको फ़ोन किया, उनसे बात की, लेकिन तब तक वो फैसला कर चुके थे कि मुझे शिवसेना को, एमवीए को, उनके कैंडिडेट को वोट देना ही नहीं है। उनके 3 एमएलए थे, वो भारतीय जनता पार्टी को गए। देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे बात की, और देवेंद्र फडणवीस हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे हुए थे। अगर वो अपना अतिरिक्त कैंडिडेट मैदान में लेकर के आए, तो बहुत विश्वास के साथ फूल प्रूफ रणनीति बनाने के बाद वो अपने कैंडिडेट को मैदान में लेकर के आए थे। वरना तो 50% अकेले भारतीय जनता पार्टी और 50% में एमवीए के तीनों दल, यानी शिवसेना जो अपने दूसरे कैंडिडेट को संजय राउत के अलावा संजय पवार को ले जाना चाहती थी राज्यसभा में, वो एकदम विफल कर दिया उसका दांव। और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने शुरू में कही थी कि हमारे 3 थे राज्यसभा में, हम 3 ही भेजेंगे। तब इन्होंने बड़ी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि कैसे ये जिता लेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये करके दिखाया। वो लगातार निर्दलियों से भी बात कर रहे थे, वो लगातार छोटे दलों के संपर्क में भी थे, और ये सत्ता के, शक्ति के अहंकार में डूबे रहे। अति आत्मविश्वास कैसे आपको आखिरी समय पर चारों खाने चित कर सकता है, ये श्रेष्ठ उदाहरण है जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इसके बाद कई सारे बयान आए हैं। आपने बाला साहेब थोराट का उल्लेख किया, शरद पवार का भी बयान आया है और वो भी निराशा से भरा हुआ दिखता है। आपको लगता है, क्योंकि कई बार ये कही जा रही थी, बहुत सारे विशेषज्ञों की तरफ से, आपकी ओर से भी ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव में यदि एमवीए असफल रहती है तो फिर इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। तो अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये पिछले करीब 2-2.5 साल में तो हम देख रहे हैं।
लगातार कहा जा रहा है ये। हमारा अनुभव ये कहता है कि जैसे संजय राउत का एकमात्र जो है वो जुमला ये होता है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, एनसीबी कुछ कर रही है, सीबीआई कुछ कर रही है, तो ये हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम भी बड़े आशावादी हो जाते हैं कई बार। हम कहते हैं कि शायद ये सरकार जाएगी, ये शायद इस घटना के बाद ये होगा। पर मुझे अब कोई गलतफहमी नहीं है कि राज्यसभा चुनाव के इस परिणाम के बाद भी ये सरकार जाएगी, क्योंकि ये हर हाल में सत्ता से चिपके रहने वाले लोग हैं। और मुझे तो अब इसमें भी कोई शक नहीं है संजय जी कि ये सरकार बनाई ही इसलिए गई थी ताकि जो इनके अतीत के पाप हैं उनको किसी तरीके से टाला जाए, उसमें कार्रवाई होने से उसको टाला जाए। और इन्होंने हर तरह के जो उपाय ये कर सकते थे वो किए। इन्होंने सीबीआई के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि ये अकेला राज्य नहीं था महाराष्ट्र जिसने ये काम किया था, कई राज्यों ने किया था कि जब तक ये हमारे राज्य के होम मिनिस्ट्री से इजाज़त नहीं लेंगे तब तक सीधे सीबीआई आकर के जांच पड़ताल नहीं कर पाएगी। तो ये जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए थे अलग अलग राज्यों के द्वारा, महाराष्ट्र भी उनमें एक है, वो इसीलिए कि इनको पता था देर सवेर केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री होनी है। जो जो आपने पाप कर रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखे हैं, उनके खुलासे होंगे, मुसीबतें आएंगी, उस समय कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए इन्होंने तमाम उपाय किए थे। तो जैसे सीबीआई की एंट्री हुई वो केंद्र सरकार के कहने पे नहीं हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। इन्हीं के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिनको हटाया गया था, बेइज्जत किया गया था बयान देकर के, उन्होंने 8 पेज की चिट्ठी लिखी थी जिसके बेस पर फिर याचिका भी बनी। सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से आदेश हुए, सीबीआई के आदेश हो गए जो ये नहीं चाहते थे। सीबीआई आदेश का भी विरोध किया, हर तरह की बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। तो सीबीआई भी आई। उसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ गया, ईडी भी आ गई। और एंटीलिया प्रकरण में जो इन्होंने महाबेवकूफ़ी की या कराई कि उसमें जिलेटिन की छड़ें रख दी स्कॉर्पियो में, तो जिलेटिन की छड़ें रखने का मतलब ये है कि एनआईए का आपने रास्ता खोल दिया। तो 3 एजेंसियां तो सीधे सीधे आ गई। और सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जब नशे के कारोबार का पूरा मामला आया तो एनसीबी भी आ गई। तो 4 एजेंसियां वहां पहुंच गई। अब इनके हाथ पैर फूल गए। जितना काम वहां हो रहा है ये सारा इन्होंने, जो वो कहते हैं ना, जब आप असहज हो जाते हैं या किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जब आप पकड़े जाते हैं, जब चारों तरफ से आपकी घेराबंदी हो जाती है, और ये और भी बुरी स्थिति होती है कि आप पावर में हैं वहां लेकिन अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको बचा नहीं पा रहे हैं। 2 मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है और आप उनकी रक्षा तक नहीं कर पाए। तो शरद पवार का जो भी बयान है वो तो समझ में आने वाली बात है। शरद पवार ही सबसे ज्यादा घेरेबंदी का आप कहना चाहिए कि शिकार हुए हैं। उनके 2 मंत्री एनसीपी कोटे के जेल में हैं जो अपने वोट भी नहीं डाल पाए। अजित पवार के करीबी रिश्तेदारों के यहाँ रेड हो चुकी है, संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। खुद अजित पवार की बेनामी संपत्ति करीब करीब 1400 करोड़ की वो सीज हुई है। पहला मौका है जब किसी केंद्र सरकार ने शरद पवार के साम्राज्य को चुनौती दी है। तो शरद पवार अगर कोई बयान दे रहे हैं तो कई तरह के कारण हैं जिनकी वजह से उनका ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। ये अभी और बढ़ेगा। कांग्रेस की तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी, नाना पटोले से लेकर के तमाम लोगों के बयान हम बहुत नज़दीकी से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। एमवीए के घटक दलों में ही आपस में विश्वास की कमी है, समन्वय की कमी का तो थोराट ने आरोप पहले ही लगा दिया। तो नाना पटोले तो पहले ही वोकल हुआ करते थे,
अब थोराट भी वोकल अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में ये दूरी और बढ़ेगी या इसको पाटने की कोशिश किसी तरफ से शुरू होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी इस बड़ी हार और बड़े झटके के बाद खुद उद्धव ठाकरे भी सदमे की हालत में होंगे। कल भी एक जगह वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने, जैसा उनका तौर तरीका है, वो एक्चुअल में बाला साहब ठाकरे बनना चाहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की तो सब सुन लेते थे, उनका एक सम्मान भी था, उनका एक स्थान भी था। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कमाया है, इन्होंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है कि लोग इनके इस तरह के सुर को स्वीकार करें, जैसा ये बोलते हैं उनके अंदाज में, अपने पिताजी के अंदाज में। कल भी इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जाकर के आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तो आज सुबह के सीन आपने देखे होंगे, नवनीत राणा के पति रवि राणा हनुमान चालीसा लेकर के ही गए और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने वो भेंट किया ऑन कैमरा, और देवेंद्र फडणवीस ने वहीं कैमरों पर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। तो वो तो करेंगे। ये तो अब अगर आप हनुमान चालीसा को बार बार विवाद का विषय बनाएंगे, चिढ़ेंगे, आपके घर के बाहर अगर कोई जा रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने, आप उस पर राजद्रोह का केस लगा देंगे, तो ये तो खैर राज्यसभा का चुनाव था, मैनिपुलेशन का चुनाव होता है, प्रबंधन का चुनाव होता है, उस प्रबंधन में भी आप हार गए। लेकिन जो असली चुनाव आएगा, जब भी विधानसभा डिसॉल्व होगी, जब भी नए सिरे से चुनाव होंगे, तब आप प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। इस प्रबंधन में तो आप फेल हुए ही, वहां तो जनता तय करेगी। और ये जो घटनाएं होती रहती हैं कुछ, ये लोगों के दिमाग में बैठती जाती हैं, तह बन करके लोग उनको संवारते रहते हैं, संभालते रहते हैं, और जब मौका आता है तब वो जगह दिखाते हैं लोगों को कि आप अगर सत्ता में थे तो आपको किस तरह की चिंताएं करनी चाहिए थी, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप अगर आप आचरण नहीं कर रहे हैं, जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कम से कम महाराष्ट्र के संदर्भ में ऐसा लगता है कि एक बार पुनः देवेंद्र फडणवीस ने अपने चुनाव प्रबंधन की कुशलता को प्रदर्शित किया है, और अब बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी के चुनाव में मुझे लगता है इसका और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से पूरे के पूरे प्रकरण सभी जगह चल रहे हैं, अब यह निश्चित लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बीएमसी चुनाव तो जीत ही जाएगी। और बीएमसी चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो ये एमवीए सरकार रहे या न रहे, असली खिलाड़ी तो फिर देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा सुंदर विश्लेषण करके जो पूरी राजनीति इन राज्यसभा चुनावों के माध्यम से पसरी है, उसका आपने बहुत अच्छा खुलासा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।